बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रिंट एफ फंक्शन के हवाले से। आइए हम इसमें देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर हैं। पूरी डिटेल देखेंगे और इसके साथ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी टॉपिक हम इसके साथ ही कवर अप करेंगे। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रिंट एफ को। तो सबसे पहले आ जाइए जी, प्रिंट एफ फंक्शन जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है ऑलमोस्ट सी का जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, तो उसके अंदर भी प्रिंट एफ ही है। ये बिल्कुल बेसिक है। फर्स्ट स्टेप जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए इस फंक्शन का जानना जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें कि प्रिंट एफ इज़ बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले द प्रोग्राम्स आउटपुट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कि जब आप किसी भी प्रोग्राम के आउटपुट की जो प्रोग्राम है उसकी आउटपुट को आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर सारा नज़र आ रहा है, तो ऐसे स्क्रीन पर अगर आप आउटपुट किसी चीज़ का भी, चाहे वो कोई स्टेटमेंट है या चाहे वो आपके पास कोई वैल्यू है, उसको अगर आप शो करना चाहें तो उसके लिए प्रिंट एफ फंक्शन जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो दिस फंक्शन इज यू डिफाइंड एंड डिक्लेयर्ड इन stdio.h हेडर फाइल। हेडर फाइल के हवाले से चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने डिटेल में वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं, तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे। तो वो कहता है कि यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है कौन सी हेडर फाइल के अंदर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर, stdio.h एक्सटेंशन है इसकी, यानी हेडर फाइल की। तो ये हेडर फाइल्स होती हैं जो बिल्कुल टॉप पे आप प्रोग्राम बनाते हैं तो हैश के साइन के साथ हम लिखते हैं ये सारी की सारी, तो ये इनके साथ है। तो कहते हैं बिफोर यूजिंग प्रिंट एफ वी मस्ट इंक्लूड इट्स हेडर फाइल stdio.h, क्योंकि इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है। तो अब सी को नहीं पता कि ये प्रिंट एफ क्या है जब तक उसकी आप लाइब्रेरी जो फाइल्स है उसको अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे, उसकी आप फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे हेडर फाइल को, तो उस वक्त तक उसका फिर वो एरर देगा वो, क्योंकि उसको नहीं पता कि प्रिंट एफ क्या है। तो ये सारा का सारा स्मॉल में लिखना है, यानी PRINTF ये सारा स्मॉल में लिखना है। कैपिटल में अगर इसमें कोई लेटर भी आपने लिखा तो ये भी एक एरर जनरेट करता है। तो stdio.h हेडर फाइल का इंक्लूड करना लाजमी होता है। printf कैन प्रिंट कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब ये न्यूमेरिक और स्ट्रिंग किसी तरह की भी कोई वैल्यू या कैरेक्टर वगैरह को स्क्रीन पे प्रिंट कर सकता है। अच्छा, जिस तरह की वैल्यू होगी उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं उस तरह की वैल्यू को स्क्रीन पर शो करने के लिए। वो फिर वेरी होगा, यानी स्ट्रिंग के लिए और होगा, कैरेक्टर के लिए और होगा, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए और होगा, ऑक्टल के लिए और होगा, हेक्साडेसिमल के लिए और होगा। तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो वेरी कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू प्रिंट द सिंपल स्ट्रिंग ओवर द स्क्रीन वी सिंपली पुट द स्ट्रिंग बिटवीन द डबल इन्वर्टेड कॉमास, लाइक जैसे ये लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने ये स्ट्रिंग लिख दी है कि दिस इज सिंपल सी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है कि ये नहीं कोई सी भी आपकी रिटर्न स्टेटमेंट जो इंग्लिश में आप लिख दोगे। तो कोई सा भी आप मैसेज यहाँ पे देना चाहो तो वो आप स्क्रीन पर शो कराओगे इसके ज़रिए से। However, to print unknown values and the computational results, we use format specifier. अगर हमें वो करना है तो we use the format specifier। तो अगर हमें computational results या कोई unknown value जिसका हमें नहीं पता कि इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसके लिए फिर हम उसकी जगह format specifier लिख देंगे। जो भी उसकी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो उस format specifier को रिप्लेस करके वहाँ पर आ जाएगी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ अननोन हो या कोई भी कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स हमने उसमें शो कराना हो कहीं पर, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि या तो सिंपल स्ट्रिंग होती है प्रिंट एफ के अंदर या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है। यानी प्रिंट एफ के अंदर या तो सिंपल स्ट्रिंग होगी, यानी सादा एक सिंपल स्ट्रिंग लिखी हुई है कोई मैसेज है, या फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी जिसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा, तो वो भी हो सकती है। तो उसके बाद वो बात करता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन द सी लैंग्वेज। डेटा को आपने स्क्रीन पर शो कर रहे हैं तो किस फॉर्मेट में शो करना है उसके लिए उसका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है। इट टेल्स द कंपाइलर द टाइप ऑफ द वेरिएबल टू बी इनपुट और आउटपुट, जिसे इनपुट करना है या आउटपुट करना है उसकी टाइप वो बताता है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर स्कैनएफ में भी यूज़ होते हैं, प्रिंट एफ में भी यूज़ होते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो आर यूज इन द प्रिंट एफ एंड इन द स्कैनएफ फंक्शन, दोनों के अंदर ये यूज़ होते हैं। इन प्रिंट एफ दीज आर यूज्ड फॉर आउटपुट। अगर हम प्रिंट एफ में यूज़ करें तो इसका मतलब हम आउटपुट शो कराना चाह रहे हैं। एंड इन द स्कैनएफ दीज आर यूज्ड फॉर इनपुट। अगर हम स्कैनएफ में यूज़ करेंगे तो उसमें हम यूज़र से वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे।
फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट्स विद परसेंटेज साइन, ये इस साइन से स्टार्ट होता है। फॉलोइंग आर द मेन फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन द सी लैंग्वेज, जैसे कि परसेंटेज डी है फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज यूज्ड टू प्रिंट इंटीजर वैल्यू। परसेंटेज डी इंटीजर के लिए होता है। तो बाज़ दफ़ा परसेंटेज आई भी यूज़ करते हैं। तो परसेंटेज डी जो है ये इंटीजर वैल्यू, यानी जो कि जिसमें इशारिया नहीं आता उसको वैल्यू को प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू प्रिंट द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर वैल्यू। अगर कैरेक्टर कोई हमने डिस्प्ले करना है तो उसके लिए परसेंटेज सी यूज़ करेंगे। परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग क्या होती है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे पाकिस्तान है तो उसके अंदर PAKISTAN ये पूरी की पूरी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। तो कैरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक स्ट्रिंग कहलाता है। तो स्ट्रिंग को अगर आपने शो करना है तो उसके लिए परसेंटेज एस हम जो है वो यूज़ करेंगे। परसेंटेज ओ ऑक्टल वैल्यूज होती हैं। ऑक्टल वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 7 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर होते हैं ना ऑक्टल में। उसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए परसेंटेज ओ आप यूज़ करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर जो कि 16 होते हैं टोटल, यानी 0 से लेकर 9 तक, और 10 की जगह फिर ए आ जाता है और 11 की जगह बी आ जाता है, 13 की जगह सी। आपको पता होगा ये क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर ये डिटेल में पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। तो ये हम परसेंटेज एक्स हम यूज़ करते हैं अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर आपने प्रिंट करनी है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर की मिसाल आप यहाँ पे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज इक्वल टू 50, आपने ए की वैल्यू असाइन कर दी 50 और अब ए की वैल्यू यहाँ पता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अगर वो एंटर करे, हमें क्या पता क्या वैल्यू एंटर करेगा, तो हम उसको अगर प्रिंट करना चाहें हमें क्या पता कि उसको क्या वैल्यू एंटर की, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं। यहाँ तो ऑब्वियसली हमें पता है, लेकिन हम जस्ट मिसाल के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। एंड प्रिंट एफ में हमने लिखा कि द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू यहाँ जो जहाँ वैल्यू शो करानी है वहाँ पे आपने उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देना है। जैसे अब ये इंटीजर वैल्यू है तो आप यहाँ पे लिख दोगे परसेंटेज डी, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फिर यहाँ कॉमा लगाना है और उसके बाद वो वेरिएबल का नाम लिखता है जिसके अंदर ये वैल्यू है। अब जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ए के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो इसकी जगह पे आ जाएगी और इसका आउटपुट आएगा द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो ये है जी। अब मजीद इसका कुछ सेंटेक्स वगैरह भी आप यहाँ पे देख लें। सेंटेक्स है जी, प्रिंट एफ जो है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट एफ को सिंपल स्ट्रिंग जो आपके पास है वो जो भी आपका मैसेज है, जैसे हम यही लिख देते हैं कि एंटर योर नेम, तो दिस इज अ सिंपल स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं किया गया है। तो यानी जिसके अंदर सादा कोई मैसेज है, पैगाम है जो आप स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं, जैसे अगर आप ATM भी यूज करें तो ऊपर लिखा होता है एंटर योर कार्ड या एंटर योर पासवर्ड, तो उस मीन्स के उसके अंदर वो जो ऊपर एंटर योर पासवर्ड आ रहा है तो वो क्या है, वो एक मैसेज है जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, लेकिन बैकएंड पे तो प्रोग्राम ही उसका बना हुआ है, तो मीन्स के ये उसकी स्ट्रिंग होती है, सिंपल स्ट्रिंग। अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ यूज करना हो तो उसका फिर सिंटेक्स होता है प्रिंट एफ, और यहाँ पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देना है, जैसे परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, परसेंटेज एस, परसेंटेज ओ, परसेंटेज एक्स, जो भी आप यूज करना चाहें, और कॉमा करके लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एक से ज्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज किए जा सकते हैं, स्पेस देते जाना है और आपने उसको यूज करते जाना है। यहाँ पे फिर अगर एक से ज्यादा है तो जैसे सपोज करो परसेंटेज डी और परसेंटेज आपने सी लिया है और ए के अंदर एक वैल्यू और एक बी के अंदर वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा बी, जिसको वो लिख रहा है लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, ए कॉमा बी करके उसको लिखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे उसने कॉमन सी एक सादा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है प्रिंट एफ का यूज़ बताने के लिए, जो कि एक सादा सिंपल सी एक स्ट्रिंग है। हम सबसे पहले इसकी जो है वो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए हम इंक्लूड जो है वो कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, जो कि एंगल ब्रैकेट्स इसके अंदर जो है वो यूज़ की जाती है। मेन फंक्शन लिखेंगे, इसके बाद किसी तरह का कोई सेमी कॉलर नहीं, और ये मेन स्मॉल लेटर्स में आपने इसको लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट जिसको हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं, इसके अंदर प्रिंट एफ और दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और ये क्लोज कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमास और लास्ट पे सेमी कॉलन लगा दी। ये एक सादा सा प्रोग्राम, बिल्कुल स्टार्ट बेसिक फर्स्ट जो चीज़ इसके अंदर आती है वो ये है। तो ये डिटेल में हम लोगों ने इसके पार्ट्स को डिस्कस किया हुआ है 8वें चैप्टर के अंदर, जिसकी वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं 8वें चैप्टर में, जिसमें हेडर फाइल्स की, मेन फंक्शन की और उसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो वहाँ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के ऊपर। तो 10वां चैप्टर है इनपुट आउटपुट के ऊपर जो चैप्टर है, तो इसके अंदर हम ये अपना तीसरा लेक्चर जो है वो यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है। इसको हम प्रिंटफ में यूज़ करते हैं ख़ास तौर पर कि आपने जो वैल्यू है उसको आपने कितने कॉलम तक एक्सटेंड करना है, मतलब आपने एक वैल्यू जो है उसको कितने कॉलम तक यूज़ करना है, मीन हाउ मैनी कॉलम दैट यू वांट टू यूज़ इन ऑर्डर टू प्रिंट some specific value either integer or the floating point।
उसके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे टेबल भी है उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल है, थोड़ा सा इसको अंदर एक पॉइंट है जिसको थोड़ा अगर आप समझ पाए तो ऑब्वियसली ये पूरा पूरा टॉपिक आपको कवर अप हो जाएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो बात करते हैं कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज अ मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग द इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन अ फॉर्मेटेड वे। यानी एक खास फॉर्मेट है, उसके तहत इसको हम डिस्प्ले करते हैं और वो फॉर्मेट यही है कि हमने हाउ मेनी कॉलम वी हैव टू यूज। here the field means the column। फील्ड का यहाँ मतलब जो है वो कॉलम है। जैसा कि आपने डेटाबेस के लेक्चर्स देखे होंगे तो डेटाबेस के लेक्चर्स भी हमारी इसकी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, उसके अंदर भी कॉलम को फील्ड कहा जाता है। तो वो कहता है कि एंड विड्थ मीन्स द नंबर ऑफ द कॉलम। जो विड्थ है उसकी वो उसकी नंबर ऑफ द कॉलम है और जो उसकी फील्ड है वो उसके कॉलम है। तो यानी कॉलम की तादाद को हम कहेंगे फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। तो वो कहता है कि दस द फील्ड विड्थ स्पेसिफायर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी यूज्ड टू डिस्प्ले एन इंटीजर आर द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। कि इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए आप कितने कॉलम यूज कर रहे हो उसको हम कहते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। फॉलोइंग टेबल विल एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। ये कुछ टेबल है। सबसे पहले जो ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर तो ये इंटीजर के लिए है और ये जो नीचे दिए हुए हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। यहाँ इसने एक वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, उसका फिर आगे फील्ड उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है फील्ड विड्थ के साथ वो आया है और आगे उसका आउटपुट बताया गया है कि आउटपुट क्या आएगा। यहाँ मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो स्टैटिक यूज़ किया गया है ये एक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक सिंगल ब्लैंक स्पेस होती है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। खाली ब्लैंक स्पेस का तो पता नहीं चलना था तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर स्टैटिक लगा दिया। यानी स्टैटिक जहाँ पर आ रहा है मतलब उतनी स्पेस यहाँ पर आएंगी। जैसे एक स्टैटिक है तो ये एक स्पेस है, यहाँ दो स्पेस हैं, यहाँ तीन स्पेस हैं, इसी तरह यहाँ एक स्पेस है, यहाँ पर दो स्पेस है, इस तरह करके। अब आइए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये आउटपुट किस तरह से आ रहे हैं। वैल्यू सपोज कर लें कि आपके पास वैल्यू है -789। इसके अंदर आप देखें तो एक वैल्यू एक कॉलम लेती है। तो इसका मतलब 9 जो है ये एक कॉलम है, 8 दूसरा कॉलम है, 7 तीसरा कॉलम है और जो ये माइनस है ये चौथा कॉलम है। तो 4 कॉलम ये ऑलरेडी ले रही है। जबकि हम उसको कह रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में कि आप इसको यानी प्रिंट एफ में यूज़ करेंगे इस वाले को %1d। यहाँ पे जो 1 है ये असल में उसकी फील्ड विड्थ है, उसको जो स्पेसिफाई कर रहा है। फॉर्मेट स्पेसिफायर तो ये है ही, लेकिन ये जो उसकी विड्थ है वो 1 की है, यहाँ विड्थ 4 की है, यहाँ विड्थ 5 की है, यहाँ 6 की है। अब यहाँ देखो आपने उससे कहा कि एक कॉलम में, तो एक कॉलम में तो ये वैल्यू आ ही नहीं सकती। अब बात यहाँ नोट करने वाली सिंपल इतनी सी है कि जितनी आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ के अंदर कॉलम आ रहे हैं, अगर आप उससे उसकी जो विड्थ है वो कम स्पेसिफाई कर दें, यानी अगर 4 है और आप 3 स्पेसिफाई कर दें, 3 है या आप 2 स्पेसिफाई कर दें, अगर 2 वैल्यूज हैं तो आप 1 स्पेसिफाई कर दें, तो इससे क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू पूरी की पूरी डिस्प्ले होगी। मतलब वो क्या करेगा, फील्ड को ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है वो उसको एक्सपेंड कर देता है। तो फील्ड जब एक्सपेंड हो जाएगी तो पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी। यहाँ पे देखिए %1d है तो इसके अंदर आपके पास वैल्यू आएगी -786। अब ये पहली वैल्यू वो इधर से 786 नहीं है, 789 है यहाँ पर। तो ये सबसे पहले यहाँ पे वो 9 प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद 8 है, फिर वो 8 प्रिंट कर देगा, फिर वो 7 प्रिंट कर देगा, 3 हो गए और ये चौथे नंबर पे ये। तो मीन्स के कहा तो 1 था लेकिन पूरी की पूरी फील्ड क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 789। अब इसमें देखें %4d है। जब हम %4d लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम उसे कह रहे हैं कि 4 कॉलम तुमने यूज़ करने हैं। हालांकि वैल्यूज़ में कॉलम कितने हैं, एक 9 का और 8 2 हो गए और 7 3, तो 3 कॉलम है। हम उससे कह रहे हैं 4 कॉलम आपने लेने हैं। अब %4d है। अब आप क्या करेंगे, जब वो प्रिंट करेगा तो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आप चलें। पहली वैल्यू 9 प्रिंट कर देगा, फिर 7 प्रिंट कर देगा, 2 कॉलम हो गए, 7 8 8 के बाद 7 प्रिंट कर देगा, 3 कॉलम यहाँ पे आ गए। चौथा कॉलम खाली है, यहाँ पे वो स्पेस दे देगा एक, जो कि मैंने स्टार यहाँ पे लगाया हुआ है। तो स्टैटिक का मतलब यहाँ पर जो है ये एक स्पेस है। तो ये बात आपको समझ लगी होगी कि वो 4 कॉलम यूज़ करेगा तो वैल्यूज़ 3 है। तो मीन्स के लेफ्ट साइड पे एक स्पेस ऐड कर देता है। जितनी हम अगर यहाँ पे 7 कर देते 7, तो वो क्या करता है, 3 वैल्यूज़ है तो 4 इस तरफ जो है वो स्पेसिस वो ऐड करता है। ये लेफ्ट साइड पे ऐड होती है, राइट साइड पे नहीं होती। बस इसी तरह है। इसको मजीद आप देख लें, 7 8 9 है, यहाँ पे हमने 5d का है तो ऑब्वियसली 3 वैल्यूज़ हैं। पहले वो 9 को प्रिंट करेगा, फिर 7, फिर 6 9, फिर 8, फिर 7, उसके बाद 2 स्पेस हैं, 2 स्पेस आ जाएंगे क्योंकि एक स्पेस और उसके बाद एक और स्पेस, तो ये 5 कॉलम पूरे हो जाएंगे।
यहाँ पे अगर 6 कर दें तो क्या होगा, पहले 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर पहली स्पेस फिर दूसरी और तीसरी, क्योंकि 3 स्पेस बच जाएंगी, 3 वैल्यूज हैं, 3 स्पेस बच जाएंगी, वो 3 स्पेसेस इस तरफ लेफ्ट साइड पे ऐड कर देगा, जो कि 3 स्टैरिक है, एक स्टैरिक एक स्पेस को रिप्रेजेंट करा है। ये तो इसके हवाले से इंटीजर का तो बहुत सिंपल है, आपको समझ लग गया होगा। फ्लोटिंग पॉइंट का भी सिंपल ही है, उसको देखिए इसमें क्या वो बात करता है। यहाँ पे वैल्यू उसने दे रखी है -25.41 और यहाँ पे इसका परसेंटेज 6.2f इसकी जो है वो फॉर्म फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है। अच्छा, इसमें देखिए पॉइंट भी आता है, यानी खाली 6f नहीं है, ये जो 0.2 है ना, ये जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है, जो नंबर है, इनफैक्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आपने रिप्रेजेंट करने हैं, कि उसकी एक्यूरेसी कहाँ कितने डिजिट्स तक आपने लेनी है, टू डिजिट तक लेनी है, 3 तक लेनी है, 4 तक या 5 तक या 6 तक, या कितनी आपने, तो ये उसको स्पेसिफाई करेगा। मीन्स कि जो पॉइंट से पहले है ये उसके हैं कॉलम के कितने कॉलम यूज करने हैं। इसमें फिर वही रूल अप्लाई है कि अगर आपने कॉलम कम स्पेसिफाई की और वैल्यू के अंदर कॉलम ज्यादा है तो वो क्या कर देगा, फील्ड को एक्सपेंड कर देगा। लेकिन अगर आपने कॉलम ज्यादा स्पेसिफाई कर दी और वैल्यू के कॉलम कम है तो वो लेफ्ट साइड पर पूरी स्पेस ऐड कर देगा, जो कि एक स्पेस को हम यहाँ पे स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि 6 कॉलम यूज करो और पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट तक रिप्रेजेंट करना है। तो पॉइंट के बाद इसके वैसे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 और ये 4, ये इसको हम 41 कह रहे हैं। तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक कॉलम ले रहा है। उसके बाद 5 है, ये भी एक कॉलम लेगा, 2 भी एक कॉलम लेगा, और माइनस है ये भी कॉलम लेगी। इसके अंदर अगर आप देखें तो वैल्यू के अपने कॉलम कितने हैं, 1, उसके बाद 4, 2 पेज 4 वाला जो है 2, उसके बाद ये कॉमा वाला जो फुल स्टॉप वाला है यानी कि इशारिया वाला, ये 3 हो जाएंगे, 5 वाला जो है वैल्यू ये 4 हो जाएंगे, उसके बाद ये 5 और ये 6 कॉलम ऑलरेडी इसके अंदर पूरी की पूरी वैल्यू होगी। और वैसे भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है तो पूरी की पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट इसी तरह हो जाएगी जैसे ये है, कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और अगर हम इनको गिने तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पूरे हो गए, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। यहाँ पे देखें 3.14159 है, हम यहाँ पे उसको कह रहे हैं परसेंटेज 5.2f। अब अगर यहाँ देखा जाए परसेंटेज 5.2f, तो इसमें वो कहता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, लेकिन ओवरऑल टोटल जो वैल्यू है वो आपने 5 रिप्रेजेंट करनी है, 5 कॉलम लेने हैं। अब इसके अगर ओरिजिनल देखें तो कितने कॉलम ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ले रहा है। तो क्या ये सारी वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्सपेंड कर जाएगी? नहीं, एक्सपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं तो वो पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट लेगा, जो कि 1 4 हैं। अगर राइट साइड से देखें तो 4 और 1, ठीक है। तो यानी इनफैक्ट हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, फिर हम कहेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास 3.14 है, क्योंकि बाकी तो हमने डिस्प्ले नहीं करने। अब इनको देखें तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4 आपके पास वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर टोटल, और यहाँ पे एक बच जाएगी स्पेस, वहाँ वो स्टेरिक लगा देगा। इट मीन्स कि सबसे पहले वो राइट साइड से आपको शुरू करेगा, तो मीन्स कि पहली वैल्यू वो प्रिंट करेगा 4, उसके बाद फिर वो करेगा 1, फिर इशारिया जो कि यहाँ पर आ रहा है डॉट, और फिर 3। यहाँ पे 4 कॉलम तो कंप्लीट होगा और वैल्यू भी पूरी की पूरी आ गई, कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी हैं और पूरी वैल्यू भी आ गई है यहाँ पे। लेकिन आपने कहा कि 5 कॉलम स्पेसिफाई करना है, तो एक स्पेस बच रही है, तो वो क्या करेगा, एक स्पेस ऐड कर देगा, जिसको हमने स्टेरिक लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 3.14159 है, यहाँ पे 3.2f है, मीन्स के पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपने यूज करने हैं, तो वो तो यही आ जाएंगे, और 3 आपने डिस्प्ले करने हैं, तो वो आप देखें कि वैल्यू बनेगी 4 1 पॉइंट और 3, ये 4 बन रहे हैं। जो आप कह रहे हैं 3 कॉलम, तो वो अब ओवरऑल फील्ड एक्सपेंड कर जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पूरी वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा। सिर्फ रेस्ट्रिक्ट उसने करना है पॉइंट के बाद वाले, बाकी कॉलम उतने लेगा, तो वैल्यू इसकी डिस्प्ले पूरी पूरी होगी 4 कॉलम के ऊपर, क्योंकि आपने उसको 3 कहा था, लेकिन वो एक्सपेंड कर जाएगी एक, और ये 3.14 डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3.14159 है, और आप उसे कह रहे हो कि परसेंटेज 5.3, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो एक चीज़ यहाँ पे, एक और नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, वो ये कि ये राउंड ऑफ कर देता है, यानी अगर आपके पास जो वैल्यू लास्ट पे डिस्प्ले हो रही है, अगर उससे वैल्यू बड़ी है उसके बाद, जो कि 5 या 5 से बड़ी है, तो वो क्या कर देगा, एक वैल्यू उससे उस वाली लास्ट वाली वैल्यू को वो एक डिजिट इंक्रीज कर देगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो 3.141 और इसके बाद 5 है, तो 5 होने की वजह से ये 1 जो है इसको वो राउंड ऑफ कर देगा, इसको 2 कर देगा वो। तो इसका आंसर किस तरीके से डिस्प्ले होगा, यहाँ पे देखें
उसने कहा है 5.3 यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो जब 3 डिजिट रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें यहाँ पे ओरिजिनल में देखें तो वो बन रहे हैं 1 4 1 पॉइंट और 3। इसमें देखें ये पूरे 5 बन रहे हैं तो पूरे की पूरी वैल्यू आएगी, लेकिन सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जो 1 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो वो उसको राउंड ऑफ कर देता है। तो ये 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और उसके बाद लास्ट पे पॉइंट और फिर 3। तो ये आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा आपने एक तो राउंड ऑफ वाला पॉइंट आपको समझ लग गया होगा, यहाँ पे पॉइंट वाला भी समझ लग गया होगा, फील्ड एक्सपेंड वाला भी पॉइंट समझ लग गया होगा। अब इसको देखना है, जो ये लास्ट पे 3 एग्जाम्पल दे रखी हैं, इसके अंदर ये है यहाँ पर कि 0.6789 लिखा हुआ है। अब इस पे देखना है कि क्या है। वैसे देखने में तो ये लग रहे हैं 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी 5 इसके अंदर कॉलम आने चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे आप उसको कह रहे हो कि परसेंटेज 4.2f, मतलब पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट और टोटल कॉलम 4 लेने हैं आपने। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऑब्वियसली वो तो पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट हैं 7 और 6, जो कि 0.67 ये आ रहा है। तो अब इसके बाद 7 के बाद 8 है तो वो इस 7 वाले को क्या कर देगा, 8 कर देगा, क्योंकि राउंड ऑफ कर देगा। पहला नंबर वो प्रिंट करेगा 8, उसके बाद क्या है, उसके बाद 6 है तो वो 6 आ जाएगा, फिर पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी आप कैलकुलेटर पे भी लिखें 0.678 आप 9 करके एंटर करेंगे ना तो वो 0.6789 कर देता है। मीन्स के पॉइंट से पहले 0 अल्टीमेट है। बस इसी चीज़ को नोट करना है आपने कि अगर वहाँ नहीं लिखा हुआ तो 0 वहाँ पर है, इसका मतलब 0 ने भी तो एक स्पेस लेनी है, तो एक 0 हो जाएगा। तो ये पूरे कॉलम हो गया। मतलब हम गलती क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जी 8 आ गया, 6 आ गया, पॉइंट आ गया, खत्म, 3 तो 4 थे तो हम यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे। स्पेस नहीं है यहाँ पर, एक 0 होना है और वो 0 यहाँ पे प्रिंट होगा, तो मीन्स के पूरी की पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे 0.68। ये बात समझ लगी। उसके बाद इस वाले को एग्जाम्पल को देखिए, इससे मजीद थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे -0.007 है, इसको आप कह रहे हो कि 8.3f, परसेंटेज 8.3f है, इन पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद है ही 3 डिजिट 7 0 और 0, ठीक है। तो ये तो पूरे आएंगे इसी तरीके से 7 फिर 0 फिर 0, ये तो पॉइंट के बाद डिजिट आ गया। आपने कहा 8 करने हैं तो 3 तो यहाँ तक हो गया, एक इशारिया वाला 4 और एक इसके बाद 0 होता है। ये 0 का ख्याल रखना है, क्योंकि हम फिर यहाँ पे गलती कर देंगे कि माइनस को हम कंसिडर करते हुए उसको काउंट करेंगे और 0 काउंट ही नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो मीन्स के यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, उसके बाद फिर माइनस आना है, 0 के बाद माइनस। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने बन गए, 3 4 5 और 6 बन गए, और 2 अभी भी कॉलम बाकी है, तो मतलब 2 स्टेरिक लग जाएंगे, यानी 2 स्पेसिस यहाँ पर वो लेफ्ट साइड पे ऐड कर देगा। और लास्ट वाला अगर आप देखें तो ये है -0, इसमें लगा हुआ है 0.007। आप याद रखें कि यानी पॉइंट के बाद अगर इस तरफ कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 है, और 0 एक डिजिट है, वो बाकायदा स्पेस एक कॉलम कवर करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो परसेंटेज 8.5f है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट, तो इसके तो पॉइंट के बाद है ही 3। अब वो क्या करेगा, तो क्या करेगा 2 0 राइट साइड पे ऐड कर देगा। तो बस इतना से फर्क पड़ेगा, तो कि वो 2 0 ये ऐड कर देगा और उसके बाद बाकी जो नंबर है ये। अब आपने कहा था 8, तो खाली यहाँ तक 5 तो ये हो गए, छठा ये पॉइंट वाला हो गया, ये 7 और ये 8, पूरे 8 कॉलम भी हो गए यहाँ पे। और उसने पॉइंट के बाद जो कि कहा गया था तो उसने 2 0 ऐड करके इसकी वैल्यू को कंप्लीट कर दिया। तो ये थे जी इसके हवाले से फील्ड विद स्पेसिफायर का टॉपिक। और इसके अंदर अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो देख ली है तो ऑब्वियसली आपको ये समझ लग गया होगा। आप किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और एमसीक्यूज के पोर्शन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, तो बाकी कहीं ना कहीं ये लॉन्ग में भी आ सकता है। बस ये थी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एस्केप सीक्वेंस। चैप्टर नंबर 10 है, जो कि हम सेकेंड ईयर की सी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर साइंस बुक, उससे हम ये लेक्चर जो है वो आपके लिए अपडेट कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल तक ये बेसिक इसके अंदर है, तो काफ़ी डिटेल में टॉपिक है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो एस्केप सीक्वेंस सबसे पहले तो देखते हैं कि ये क्या होता है, और उसके बाद इसको फिर यूज़ कैसे करते हैं, और आगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इसके एस्केप सीक्वेंस है क्या। तो डेफिनेशन है, एस्केप सीक्वेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैक स्लैश एंड अ कैरेक्टर। यानी एक बैक स्लैश होती है जो
पीछे की तरफ, यानी टॉप से पीछे की तरफ झुकी हुई होती है। और उसके बाद फॉरन एक कैरेक्टर होता है जिसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। यूज्ड इन प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ जो फंक्शन है उसके अंदर यूज किए जाते हैं फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट, कि एक खास फॉर्मेट के अंदर अगर हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर इनको इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे इस एग्जाम्पल से ये मजीद समझ भी आ जाएगा। एस्केप सीक्वेंस में कंटेन एनी अल्फ़ाबेट, ये कोई सा भी अल्फ़ाबेट कंटेन कर सकता है, और एनी स्पेशल कैरेक्टर स्पेसिफाइड फॉर द एस्केप सीक्वेंस, या कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है एस्केप सीक्वेंस के लिए कोई वो इसके अंदर आ सकता है। वो हम आगे देखते हैं कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे हैं। कैरेक्टर आफ्टर द बैक स्लैश मस्ट बी रिटन इन द लोअर केस, इसको लोअर केस में होना ज़रूरी है क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट है। तो अगर आप इसको वायोलेट करेंगे तो फिर ऑब्वियसली सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो कहता है कि लोअर केस में होना चाहिए, अदरवाइज द सिंटैक्स एरर विल बी जनरेटेड। यहाँ तक समझ लगी होगी। उसके बाद है फॉलोइंग इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द एस्केप सीक्वेंस। वन बाय वन इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला जो है वो ये बैक स्लैश है और ये आगे उसका कैरेक्टर है ए। अब बैक स्लैश ए ये एक एस्केप सीक्वेंस है। अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे इसका क्या यूज़ है। ए फॉर अलार्म है, अलार्म होता है ना, यानी बीप असल में ये प्रोड्यूस करता है। तो ए फॉर अलार्म, तो यानी ये एक अलार्म जो है वो जहाँ पे आपको मीन्स के कोई आपने इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट कर रहे हो, जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि ये स्पेसिफिकली अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो तो इसके साथ कोई बीप आनी चाहिए, टी या ऐसा कुछ होता है ना साउंड। जैसे आप रैम भी ना लगे तो टी 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 की आवाज़ वो अंदर देना शुरू कर देता है, तो ये बीप होती है। तो मीन्स के कोई स्पेसिफिक डेटा कहीं पे प्रोग्रामिंग में आपका हो सकता है कि जहाँ पे वो एग्जीक्यूशन हो तो उसके साथ कोई साउंड या कोई बीप आए, तो उसके लिए फिर हम बैक स्लैश ए यूज़ करते हैं। इट विल जनरेट अ बीप साउंड एट इट्स एग्जीक्यूशन, जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो एक बीप साउंड जनरेट करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, जैसे प्रिंट एफ में हमने इसको यूज़ करना है, हम लिखेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद ये ब्रैकेट्स आ जाएंगी और इसके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई नंबर इज़, और उसके बाद बैक स्लैश ए, यहाँ पे वो क्या करेगा, एक बीप देगा, टी की आवाज़। जैसे आप इसको प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करें तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद वो जीरो प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर एक बीप देगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर बीप देगा, फिर जीरो प्रिंट करेगा, फिर बीप देगा, फिर जीरो प्रिंट करेगा, फिर बीप देगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर बीप देगा, फिर 1। मीन एवरी डिजिट जैसे जैसे वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे को प्रिंट करता जाएगा। तो एट एवरी प्रिंटिंग ऑफ एट द टाइम ऑफ द प्रिंटिंग एवरी डिजिट इट वुड प्रोड्यूस अ बीप साउंड। तो यानी वो 0 3 0 0 1 2 3 4 5 6 ये वो दे देगा। और इसके शुरू में जो कि पूरा है तो यहाँ पे इसका आउटपुट इनफेक्ट आएगा माई नंबर इज, और उसके बाद ये ठीक है, ये इस तरह आउटपुट आ जाएगा। ये नंबर मेरा नहीं है, वैसे इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। तो अब चलिए जी, अब इसमें चलते हैं बैक स्लैश बी की जानिब। बी फॉर बैक स्पेस, ठीक है, ये अब कंफ्यूज नहीं करना कि बी फॉर बीप, ठीक है, बी फॉर बैक स्पेस। तो इट वुड कॉज अ बैक स्पेस, बैक स्पेस होता है ना आपके, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के मैंने जे लिख दिया और मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है। तो बिल्कुल बैक स्पेस का यहाँ पे बैक स्लैश बी का यहाँ पे यही काम है कि उसको वो डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे आप देखें प्रिंट एफ लिखा हुआ है पाकिस्तानी, तो उसके बाद बैक स्लैश बी है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सारा लिखा हुआ है, उसके बाद लास्ट पे सेमीकोलन है। तो आपको पता ही है सिंटैक्स है उसका प्रिंट एफ का। इसका आउटपुट क्या आएगा, पाकिस्तान, ना कि पाकिस्तानी, क्योंकि आई जो है वो एक जो कैरेक्टर है उसको वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इसका आउटपुट आएगा पाकिस्तान। उसके बाद बैक स्लैश एन जो मोस्टली यूज होती है, इट विल मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ये स्टार्ट है, स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे लाइन है, इसको आपने देख लेना है। स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के शुरू में, जैसे अब ये जिस लाइन पे अभी मैं हूँ इससे नेक्स्ट लाइन कौन सी है, जहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये इसकी नेक्स्ट लाइन है। और एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी है, जहाँ पे ये प्रिंट एफ और ये मल्टीपीडिया अली इमरान ये लिखा हुआ है, ये उसकी नेक्स्ट लाइन है। इसके नेक्स्ट लाइन आउटपुट है, उसकी नेक्स्ट लाइन मल्टीपीडिया, उसके नेक्स्ट लाइन अली, उसके नेक्स्ट लाइन इमरान। तो ये इस तरह करके है। तो ये क्या करेगा, जो कंट्रोल होगा, कंट्रोल से क्या मरादा है, यानी जो कर्सर आपके पास है जो ब्लिंक कर रहा होता है, जैसे अगर आपको प्रॉबेबली ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ, तो इसे कंट्रोल कहते हैं। अब जहाँ पे ये होगा, सपोज करो जहाँ अब ये जिस जगह पे मैंने अगर यहाँ पे कोई भी लेटर लिखना है, सपोज मैं के लिखता हूँ तो ये देखिए के यहाँ लिखा गया। अगर ये होता इस जगह पे, अब मैं के लिखूंगा तो ये मीन्स के जहाँ कंट्रोल होना है लिखा वहाँ जाना है। अब ये कंट्रोल की बेस पर ही एग्जीक्यूशन होती है कि जहाँ कंट्रोल होगा वहीं से एग्जीक्यूशन वगैरह स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे देखो कि इसमें क्या है कि इट विल मूव द कंट्रोल, यानी जो ब्लिंक करता है या कंट्रोल करता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को। ये सीक्वेंशियल भी हो सकता है
उसके बाद आपके पास ये लूप में भी हम यूज़ करते हैं और सिलेक्शन में भी हम यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल को क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे मूव कर देगा। अब जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, प्रिंट एफ लिखा और यहाँ पे लिखा मल्टीपीडिया, उसके बाद है \n, उसके बाद लिखा हुआ है अली, उसके बाद \n है, उसके बाद इमरान लिखा हुआ है और डबल इन्वर्टेड कॉमास में इसको क्लोज किया, ब्रैकेट लगाए और उसके बाद सेमीकोलन। ये सिंटेक्स हो गया। अब जैसे ये मल्टीपीडिया प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ में ऑब्वियसली इसने प्रिंट करना मल्टीपीडिया, तो ये इसने मल्टीपीडिया प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद \n इसको क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ले आएगा, यानी यहाँ पे बिल्कुल ये नेक्स्ट लाइन के यहाँ पे शुरू पे आ जाएगा। अब यहाँ इसके बाद जो लिखा हुआ अली लिखा हुआ है तो वो उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर \n है वो उसको बिल्कुल नेक्स्ट उसकी नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ले आएगा और उसके बाद इमरान लिखा हुआ है तो उसको प्रिंट कर देगा। तो इसका आउटपुट आएगा इस तरह करके वर्टिकली, यानी मल्टीपीडिया अली इमरान, इस तरह करके इसका आउटपुट आएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए \r है, तो इसमें ये रिटर्न यानी R स्टैंड फॉर रिटर्न। तो ये जैसे कैरेज रिटर्न हम यूज करते हैं ना वर्ड, तो ये रिटर्न के लिए यूज होता है। इट विल मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट, ये भी स्टार्ट पे मूव कर रहा था, ये भी स्टार्ट, लेकिन ये है स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन। ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि \n और \r में क्या फर्क है, तो फर्क है ये जो है ये नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे मूव कर देता है और ये करंट लाइन के स्टार्ट पे मूव कर देता है। इसकी मिसाल देखिए, आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें प्रिंट एफ आपने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और 8 9 और उसके बाद \r है और उसके बाद है 5 6 और 7। अब ये देखो जब इसको वो प्रिंट करेगा तो पहले आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 8 9 ये प्रिंट होगा, लेकिन उसके बाद \, जब r आएगा तो वो क्या करेगा, यही करंट लाइन है, वो करंट लाइन यानी जिस लाइन पे वो है उसी के शुरू में ले जाएगा। प्रिंट उसने पूरा किया है 1 2 3 8 9 ये प्रिंट किया, लेकिन इसके बाद उसने यहाँ पे \r के बाद वो इसके यहाँ शुरू में ले आया जहाँ पे ये अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 5 6 7, तो इसका मतलब जो 1 है वो 5 से रिप्लेस हो गया होगा, जो 2 है वो 6 से रिप्लेस हो गया और जो 3 है वो 7 से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि वो करंट लाइन के शुरू में चला गया था। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 8 9, रिजल्ट क्या आएगा 5 6 7 और 8 और 9। ये आपने \r और \n का डिफरेंस याद रखना है, यानी जो \n है ये नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे मूव करता है, जो \r है वो करंट लाइन के स्टार्ट पे मूव करता है। उसके बाद है \t जो कि टैब के लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर। कीबोर्ड पे भी एक टैब का एक बटन होता है बिल्कुल QWERT, जैसे QWERT लिखा है तो QWERT के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कैप्स लॉक के ऊपर, तो वहां पे ये टैब का होता है। टैब इनफैक्ट यूजुअली जो होता है ये 8 स्पेसेस ऐड करने के लिए यूज होती हैं, तो क्या करेगा ये स्पेस देगा, यानी एक टैब की स्पेस ऐड करने के लिए यूज होती है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल टैब की स्पेस आएगी। हॉरिजॉन्टल होता है ना, यानी जैसे जैसे रो फॉर्म में है इस तरह, तो इट कॉजेज अ हॉरिजॉन्टल टैब बिटवीन द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर उसके दरमियान एक टैब की स्पेस देगा। जैसे प्रिंट एफ है और यहाँ पे लिखा हुआ डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये अली और उसके बाद \t और इमरान लिखा हुआ है और ये इसने सेमीकोलन पे एंड कर दिया, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, अली प्रिंट करेगा, उसके बाद एक टैब की इनके दरमियान स्पेस देगा और उसके बाद जो लिखा हुआ है वो प्रिंट करेगा, यानी अली और इमरान इसके दरमियान ये एक टैब की स्पेस ऐड करेगा। ठीक है, उसके बाद \v है, इसको \t के साथ आपने \v\t, तो जो v है वो वर्टिकल टैब की स्पेस देता है और जो t है वो हॉरिजॉन्टल टैब की स्पेस देता है। इट विल कॉजेज अ वर्टिकल टैब बिटवीन, वर्टिकल होता है ना यानी ऊपर नीचे ऐसे, तो यानी एक प्रिंट करेगा तो उसको एक टैब की स्पेस देकर यानी 8 स्पेसेस ऐड करके नीचे फिर उसका आउटपुट लाएगा। तो बिटवीन द स्ट्रिंग्स फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंट एफ अली और उसके बाद \v है और इमरान लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब अली आएगा और उसके बाद एक टैब की स्पेस के बाद उसके बाद इमरान प्रिंट कर देगा। सो दिस इज, तो ये है इसका आउटपुट \v का। अच्छा, अब आते हैं हम कुछ स्पेशल केसेस की तरफ जिसमें ये कोई फंक्शनलिटी तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जो है वो सिंबल्स हैं जिसको आप प्रिंट करना चाहें तो आप उनको प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंटैक्स का पार्ट होती हैं। जैसे कि आप देखें \/ है तो \/ जो है वो एस्केप सीक्वेंस के अंदर सिंटैक्स के तौर पर यूज़ हो रही है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है तो ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंगल कैरेक्टर होता है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज किया जाता है, तो ये भी सिंटैक्स में यूज़ होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग जो है उसको और ख़ासतौर पर प्रिंट एफ में स्कैन एफ में यूज़ होती है। तो मीन्स के ये कुछ ऐसी सिंबल्स हैं जो कि यूज़ होती हैं एज अ सिंटैक्स, तो इनको हम प्रिंट नहीं कर सकते डायरेक्टली। इनको प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, \/ का ही यूज़ करना पड़ता है। अगर हम एक \/ अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस वाली एक \/ के बाद उसको लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, एक
जो है वो इग्नोर हो जाएगी और उसके नेक्स्ट वाली जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो डबल बैक स्लैश जो है, डबल बैक स्लैश, ये आपके पास यूज होगी प्रिंट करने के लिए इसको। तो इसमें आप देखें कि दिस विल हेल्प इन प्रिंटिंग अ सिंगल बैक स्लैश। सिंगल बैक स्लैश अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो उसके लिए होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट फॉर पंजाब और उसके बाद डबल बैक स्लैश लाहौर लिखा हुआ है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, पंजाब वो प्रिंट करेगा, पंजाब का पी कैपिटल है तो यहाँ पे भी पी कैपिटल ही आएगा। तो ये पंजाब प्रिंट करके उसके बाद ये बैक स्लैश एक इग्नोर हो जाएगी और एक बैक स्लैश प्रिंट होगी और उसके आगे लाहौर लिखा जाएगा, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ये बात समझ लगी होगी। उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अगर हमने प्रिंट करना है तो इसको भी हम प्रिंट नहीं कर सकते, इसको भी हमें बैक स्लैश के साथ यूज करना पड़ता है। इट विल हेल्प इन प्रिंटिंग अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ में लिखा हुआ है आई एम यूजिंग सी लैंग्वेज। अब सी जो है एक कैरेक्टर, मैं चाहता हूँ कि इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँ, तो उसके लिए मैं फिर खाली इस बैक स्लैश के अलावा इसको मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि ये इग्नोर हो जाएगा, मतलब वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगा। तो अगर इसको मुझे प्रिंट करना है तो बैक स्लैश के फौरन बाद मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, तो मैं यूज करूंगा आई एम यूजिंग और बैक स्लैश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कैरेक्टर, फिर उसके बाद बैक स्लैश और फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद लैंग्वेज, और इस तरीके से। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आई एम यूजिंग सी लैंग्वेज। तो सी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई हुई, तो ये तब आएगी जब आप बैक स्लैश के फौरन बाद आप इसको यूज करोगे। और लास्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर आपको यूज करना है तो ये भी आप बैक स्लैश के फौरन बाद यूज करोगे। इट विल हेल्प इन प्रिंटिंग द डबल कोटेशन मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रिंट एफ में लिखा हुआ है वी शुड लर्न कुरान बाय हार्ट, तो इसमें अब मैं चाहता हूँ कि जो कुरान है द हॉली बुक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आना चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लाने के लिए हमें बैक स्लैश के साथ इसको यूज करना पड़ेगा। जब इसको लिखेंगे इस तरह बैक स्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमास फिर बैक स्लैश और डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो ये इसको जब आउटपुट देगा तो वी लर्न कुरान बाय हार्ट, तो जो कुरान है उसको वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर ले आएगा। बस ये है जी इसके अंदर। तो बस ये था, बाकी ये थी वीडियो। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है 10वें चैप्टर का, इनपुट आउटपुट जो चैप्टर है, और सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस जो है इंटरमीडिएट लेवल पे जो सी लैंग्वेज के बेसिक बिल्कुल जो लेक्चर हैं वो हम अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए अब इसमें देखते हैं सबसे पहले स्कैनफ फंक्शन इटसेल्फ होता क्या है, और उसके बाद इसके साथ एक छोटा टॉपिक और भी अटैच्ड है जो गेट सी एच और गेट सी एच ई का है, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो मीन इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्कैनफ और गेट सी एच और गेट सी एच ई। सबसे पहले देखते हैं जी स्कैनफ फंक्शन किस लिए यूज होता है। आपने पिछली वीडियो देखी जिसके अंदर हमने प्रिंटफ को एक्सप्लेन किया था। तो प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है, उसके अंदर क्या होता है कि स्क्रीन पर आउटपुट को शो कराना है यूजर को। यानी एक है, देखो एक है प्रोग्रामर, एक है एंड यूजर। प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है, बैक एंड पे काम कर रहा होता है, और जो एंड यूजर होता है उसको ये कोई कंसर्न नहीं है कि बैक एंड पे इसका कोड क्या चल रहा है, उसको सिर्फ क्या है फ्रंट एंड को देखना है। तो यूजर फ्रंट एंड पे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ जब तक आएगा तो उसको पता चलेगा, तो वो हम प्रिंट एफ के जरिए से कर रहे होते हैं। और स्कैन एफ जो होता है वो क्या करता है, यूजर है, अगर प्रोग्रामर को कहीं कोई चीज को एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम उसने बनाया हुआ है, अगर वो यूजर से कोई वैल्यू लेना चाहता है तो उस वैल्यू को रीड करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है सी लैंग्वेज के अंदर जिसको हम स्कैनफ कहते हैं। अब ये स्कैनफ जो है ये एक जैसे स्कैनर नहीं होता, स्कैनर तो वो क्या करता है, इनपुट करता है, यानी इमेज को क्या करेगा, स्कैन करेगा और कंप्यूटर में सेंड करेगा, तो स्कैन है। ये स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, इनपुट करेगा वैल्यू और कंप्यूटर को सेंड कर देगा। सो स्कैनफ फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन दैट इज यूज टू इनपुट नंबर, कैरेक्टर एज वेल एज अ स्ट्रिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये एक नंबर भी इनपुट कर सकता है न्यूमेरिक, और कैरेक्टर भी इनपुट कर सकता है, और इवन स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकता है। यानी स्कैनफ जो है ये तीनों, चाहे नंबर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, इसके जरिए से रीड किए जा सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि क्योंकि ये नंबर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग सारा ही रीड कर लेता है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी स्कैनफ इज कॉल्ड वर्सटाइल फंक्शन। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाई द स्कैनफ फंक्शन इज कॉल्ड वर्सटाइल, बिकॉज इट कैन रीड द कैरेक्टर, नंबर as well as string, that's why it's called versatile function। तो इसको versatile कहा जाता है। scanf is defined and declared under stdio.h। ये एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन होती है scanf की। अब वो कहता है हेडर फाइल stdio.h must be included in the C program before using the scanf function। अगर आपने scanf function यूज करना है तो उसके लिए इसकी इस फाइल को इंक्लूड करना लाजमी है, जरूरी है। सिंटैक्स में देखें scanf है, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर है,
यहाँ पर जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे जैसे %d, %f, %lf, आपके पास सी, इस तरह करके जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे जिसके अंदर आपने वैल्यू जो है उसको इनपुट करना है, वो यहाँ पर लिख के और उसके बाद ये वेरिएबल आपने कॉमा से सेपरेट करके वेरिएबल की लिस्ट यहाँ पे दे देनी है। मीन्स कि अगर अंदर 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं तो बाहर 2 वेरिएबल होंगे, अंदर 3 है तो बाहर 3 होंगे, बाहर अंदर एक अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया तो बाहर 1 होगा। इसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं आती, फॉर्मेट स्पेसिफायर ही आता है। तो जस्ट यानी %d, %f इस तरह करके फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह आएंगे। तो अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर हम प्रिंटफ में यूज़ करते थे तो उसके बाद हम वेरिएबल की कोई वैल्यू वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर को देना चाह रहे होते थे तो उसमें हम एम्परसेंड साइन, ये जो साइन है ये नहीं लगाते थे। स्कैनफ में आपने जब रीड करनी है तो आपने वेरिएबल के नाम जो भी आपने लिया, यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिए हैं v1 और v2 के नाम से, अब इनको वैल्यू असाइन करने के लिए इससे पहले एम्परसेंड साइन, ये कोई एड्रेस लोकेटर होता है, क्योंकि ये वेरिएबल मेमोरी में है तो मेमोरी में किस लोकेशन पर है ये उसको हेल्प करेगा वैल्यू को वहां फीड करने में, तो इसलिए एम्परसेंड साइन यहां पर लगाना लाजमी है। तो आप क्या करोगे, एम्परसेंड साइन v1 और एम्परसेंड साइन v2 जो भी वेरिएबल का खैर नाम है, अगर तीसरा होता तो कॉमा से सेपरेट करके इसी तरह उसको कर देते। यहाँ वो बात कर रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये डेटा टाइप के मुताबिक इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी जौन सी भी डेटा टाइप है, यानी इंटीजर है, फ्लॉट है, कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। वो हमने प्रिंटफ जो है फंक्शन के अंदर डिटेल में उसकी बात की हुई है कि इंटीजर के लिए %d यूज़ करते हैं, फ्लॉट के लिए %f यूज़ करते हैं, कैरेक्टर के लिए %c यूज़ करते हैं। तो आपने ऑब्वियसली देखी होगी। इसी तरीके से ऑक्टल के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए जो है वो यूज़ किए गए थे। %d यहाँ पे उसने यहाँ लिखा हुआ है, %d फॉर इंटीजर, %f फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट एंड %c फॉर द कैरेक्टर एंड %s फॉर द स्ट्रिंग। ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। एम्परसेंड साइन, ये जो साइन है जिसे एंड हम कहते हैं, एम्परसेंड साइन इसको बोला जाता है। एम्परसेंड साइन मस्ट बी यूज्ड बिफोर द वेरिएबल नेम बिकॉज इट विल हेल्प इन लोकेटिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इन द रैम, दैट्स मेमोरी। तो मेमोरी में उसको लोकेट करने में हेल्प करेगा कि इनफैक्ट ये वैल्यू रीड तो हो गई, स्टोर भी हो गई, लेकिन कहाँ पे जाके, किस वेरिएबल के अंदर जाके इसको जाके स्टोर करना है। मीन्स कि रीड करने के बाद उसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल पे। वेरिएबल कहाँ है, ऑब्वियसली वो रैम में क्रिएट हुए हैं पहले, क्योंकि डिक्लेयर पहले होता है तभी तो बाद में स्कैन करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि स्कैन कर लो और डिक्लेयर वेरिएबल को बाद में करो। वेरिएबल डिक्लेरेशन पहले हो चुके हैं, जैसे ही डिक्लेयर होता है तो मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं। तो अब वो उस वेरिएबल को लोकेट करने में ये हेल्प करता है एम्परसेंड साइन। तो ये उसको कैसे लोकेट करेगा, ऑब्वियसली जिस नाम से पहले आएगा तो वो उसकी मेमोरी का एड्रेस उसको बता देता है। वो फिर वैल्यू आने के बाद उसी स्पेसिफिक वेरिएबल में जाके स्टोर होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h है, हैश इंक्लूड conio.h। conio की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर डेफिनेशन वैसे getch e की इसी में होती है। अगर वो आपने यूज़ करना है तो इसके अंदर आएगा। इस प्रोग्राम में प्रॉबेबली हमने यूज़ किया हुआ है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है जी ये यहाँ पर। तो इसको फिर हमें इंक्लूड करना, और नॉर्मली यही होता है कि हम सी का प्रोग्राम लिखते वक्त ये दोनों जो हेडर फाइल्स होती हैं हम स्टार्ट पे लिख देते हैं। तो ये दोनों हेडर फाइल्स आ गई, उसके बाद मेन फंक्शन होता है और उसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम आपको जो है वो 8वां चैप्टर, उसमें बड़ी डिटेल से ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया गया है, आपको पता होगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हेडर फाइल्स आ गई, उसके बाद मेन फंक्शन, फिर ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। इसमें हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं। इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हमने डिक्लेयर कर दिए, यानी इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी और एक का नाम सी, और सेमीकोलन आ गया लास्ट में। उसके बाद अगर आप देखें तो अब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ। अब हम यूजर को कह रहे हैं कि वो वैल्यू एंटर करे, तो हमने लिखा एंटर द फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट नंबर। ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, और प्रिंट एफ इसको प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर, और लास्ट पे सेमीकोलन है। ये सेंटेक्स का पार्ट है। अब ऑब्वियसली जब स्क्रीन पर लिखा होगा एंटर द फर्स्ट वैल्यू या एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर लाजमी कोई नंबर एंटर करेगा। अब वो नंबर उसने एंटर करना है तो हमने उसको क्या करने है, उसके फौरन बाद स्कैन कर लेना है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे स्कैन एफ, और ये है %d। अब ये जैसे ही %d लगेगा यहाँ पर, और एम कॉमा के बाद कॉमा लगा के और एम्परसेंड साइन ए हमारे पास वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू जाके स्टोर होनी है, रीड कर रहे हैं हम, और लास्ट पे सेमीकोलन आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये उसका एड्रेस लोकेटर, और ये वेरिएबल का नाम। उसके बाद हमने ये पहली वैल्यू रीड हो गई। अब उसके जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो उसके फौरन बाद लिखा हुआ जाएगा एंटर सेकंड वैल्यू। अब आप सेकंड वैल्यू एंटर करें तो अब वो दूसरी वैल्यू एंटर करेगा, उसको स्कैन कर लेंगे %d, और एम्परसेंड साइन बी के अंदर ये दूसरी वैल्यू रीड होगी। अब दोनों वैल्यू ए और बी में आ चुकी हैं। सपोज कर लें कि ए में उसने वैल्यू 5 एंटर कर दी और बी में उसने 15 एंटर कर दिए। अब हम इस वैल्यू को सम लेना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल जो कि तीसरा है उसको हम लिखेंगे c = a + b। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर 2 वैल्यू यूजर से लेकर और उसको हम सम कर रहे हैं। सिंपल सादा सा एक प्रोग्राम।
अब क्या करेंगे, a प्लस बी इसको ऐड करके और c को साइन करेंगे। अब यहाँ क्या होगा कि a और जो b है इसके अंदर वैल्यूज आएंगी। a की वैल्यू सपोज कर लो उसने 5 एंटर की, b की 15 एंटर की, तो 5 और 15 20, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब यहाँ पे हमने उसको रिजल्ट को प्रिंट करना है, तो हम लिख रहे हैं कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैक स्लैश एन। इसको आप सारों को पता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, प्लस का साइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसकी जगह पहले वेरिएबल की वैल्यू जो कि ए की वैल्यू है वो इसकी जगह आ जाएगी, इसकी जगह बी की वैल्यू आ जाएगी, और इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और इस परसेंटेज डी की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी। यानी जिस सीक्वेंस में ये लिखे होंगे उसी सीक्वेंस में आएंगे। तो बैक स्लैश एन उसको नई लाइन पे मूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी ए की वैल्यू है सपोज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और उसके बाद बी की वैल्यू 15 थी तो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो यानी आएगा 5 प्लस 15 इज इक्वल टू, और आगे इज इक्वल टू 20 इसका रिजल्ट है, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आउटपुट होगा 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20, और स्क्रीन पर ये रोका रहेगा इसके वजह से। गेट सी एच का यहाँ पे सिर्फ इतना काम है कि चूंकि आउटपुट जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो इतनी स्पीड के साथ एग्जीक्यूट होता है कि वो रुक नहीं सकता है। तो चूंकि वो रुक नहीं पाएगा तो हमें उसको रोकना है, ताकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम तो वो ऐसे ऐसे पलक झपकने से भी ज़्यादा तेज़ तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाता है। अब हम उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, उस रिजल्ट को देखने के लिए हमें स्क्रीन को रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए सिंपल हमने यहाँ पे गेट सी एच एक फंक्शन है, इसको हमने ले लिया है, जिसका ये काम होता है कि ये गेट सी एच, गेट का मतलब इनपुट करो, सी एच मतलब कैरेक्टर, यानी कोई कैरेक्टर गेट करो। अब कैरेक्टर मीन एनी कैरेक्टर, कोई भी कीबोर्ड के ऊपर जो भी बटन है वो एक कैरेक्टर होगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ प्रोग्राम रुका हुआ है जब तक कोई कैरेक्टर हम कीबोर्ड से एंटर नहीं कर देते। तो जैसे हम कोई भी की प्रेस कर देंगे तो प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो ये सिर्फ आउटपुट को रोकने के लिए इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और लास्ट पे करली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। जितनी ब्रैकेट्स आपकी प्रोग्राम में स्टार्ट होती हैं उतनी एंड भी होती है। यहाँ पे एक ही शुरू में थी ओपन हुई तो एक ही एंड पे क्लोज होगी, जिसको हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। ये और इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक जो कि गेट सी एच और गेट सी एच ई का है, दोनों के दोनों कैरेक्टर को गेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। बोथ गेट सी एच एंड गेट सी एच ई functions are used to read the character from the keyboard during the program execution, during the program, यानी जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस वक्त। scanf भी यही करता है, लेकिन scanf कैरेक्टर भी रीड कर सकता है, नंबर भी रीड कर सकता है, स्ट्रिंग भी रीड कर सकता है। ये नंबर को रीड नहीं करेंगे, स्ट्रिंग को रीड नहीं करेंगे, ये सिर्फ कैरेक्टर को रीड करते हैं, जो कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कैरेक्टर जिसको कहते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह करके। तो बोथ आर डिफाइंड एंड डिक्लेयर्ड इन conio.h। ये एक हेडर फाइल होती है conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट, इसके अंदर ये डिफाइंड होते हैं। इन ऑर्डर टू यूज देम हेडर फाइल conio.h मस्ट बी इंक्लूडेड। अगर आपने गेट सी एच इनमें से दोनों को किसी एक को अगर आपको यूज करना है तो ये हेडर फाइल आपको स्टार्ट पे लेनी जरूरी है, जैसे इसी ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने किया हुआ था। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गेट सी एच एंड द गेट सी एच इज दैट द गेट सी एच कैन रीड द कैरेक्टर बट इट कैन नॉट डिस्प्ले इट ओवर द स्क्रीन। ये रीड कर लेगा जो भी यूजर ने एंटर किया होगा, लेकिन स्क्रीन पर शो नहीं करेगा गेट सी एच। वेयर द गेट सी एच ई, जिसको हम कहते हैं एकोड, तो अब ये जो कैरेक्टर होगा ये रीड करेगा, साथ साथ इसको डिस्प्ले भी करेगा स्क्रीन के ऊपर। वेयर द गेट सी एच ई कैन रीड द कैरेक्टर एंड कैन आल्सो डिस्प्ले इट ओवर द स्क्रीन। ये रीड भी करेगा और स्क्रीन पर शो भी करेगा। तो अब आप इसमें देखो कि अगर आप स्क्रीन पर इसको देखना चाहते हो तो बाज़ बच्चे प्रोग्राम बनाते हैं तो कहते हैं हमें तो नज़र नहीं आया। तो इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि अगर आपने गेट सी एच ई किया है तो उसके बाद वो आपने जो एंटर किया है वो तो नज़र आएगा। तो अब उसके बाद वो जो गेट करने के बाद उसको डिस्प्ले करता है, उसके बाद आप एक और गेट सी एच लगाएं ताकि स्क्रीन का आउटपुट रुका रहे, क्योंकि जैसे आप एंटर करोगे उसके बाद तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो बार का फर्क आपको याद रखना है कि गेट सी एच ई जो है वो डिस्प्ले करता है रीड करने के बाद, और जो गेट सी एच है वो डिस्प्ले जो है वो उसको नहीं करता लेकिन रीड कर लेता है। और सिमिलरिटी इन दोनों में ये है कि दोनों के दोनों कैरेक्टर को रीड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि स्कैनएफ के साथ फंक्शन ये है कि ये वर्सटाइल नहीं है और स्कैनएफ वर्सटाइल है। स्कैनएफ की जो डेफिनेशन है वो stdio.h में है, जबकि इसकी जो डेफिनेशन है वो कॉनियो में है। और ये स्ट्रिंग रीड नहीं कर सकती, जबकि स्कैनएफ स्ट्रिंग भी रीड कर सकता है।